चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब एआई और कैसे ये जंग के तौर तरीके बदल रहा है। जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर कोई साइंस फिक्शन फिल्म याद आती है, पर अब ये हकीकत है। बिल्कुल। हम इसे देख रहे हैं, जैसे इजरायली सेना गाजा में लैवेंडर जैसे एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, और रूस यूक्रेन युद्ध तो एआई पावर्ड ड्रोन्स का जैसे अखाड़ा ही बन गया है। लेकिन जिन स्रोतों पर आज हम गहराई से बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें दो अलग अलग चीजों को समझना होगा। एक है युद्ध में एआई और दूसरा है एआई की दुनिया में युद्ध। सही। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बस शब्दों का खेल है, पर इसमें वाकई एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है, और इस फर्क को ना समझना वो किसी भी देश के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ। तो पहली वाली दुनिया, युद्ध में एआई, ये शायद वो है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। हाँ, स्मार्ट हथियार, बेहतर टारगेटिंग। हाँ वही, लेकिन इसे सिर्फ एक ताकत बढ़ाने वाला यानी फोर्स मल्टीप्लायर कहता है। इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है कि एआई बड़ी सैनिकों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनको उनको कई गुना बढ़ा रहा है। अच्छा। पारंपरिक युद्ध के तरीकों में ही एआई को जोड़ दिया गया है ताकि वो ज्यादा तेज और सटीक हो जाएं, जैसे निगरानी रखना, सामान की सप्लाई मैनेज करना या दुश्मन के ठिकानों पर निशाना लगाना। और लेख में इसे ओडा लूप से जोड़ा गया है ना। हाँ। मतलब जो इंसान के सोचने समझने की प्रक्रिया है, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, एआई उसे सुपरचार्ज कर देता है। बिल्कुल, बहुत तेज कर देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में इंसानी कमांडर बस देखते रह जाएंगे और मशीनें सारे फैसले लेंगी? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चिंता और बहस का मुद्दा है। और इसीलिए ह्यूमन इन द लूप जैसे सिद्धांतों पर इतना जोर दिया जाता है। मतलब फाइनल फैसला लेने का अधिकार हमेशा इंसान के पास ही रहे। अच्छा। तो युद्ध में एआई का फोकस बेहतर हथियार बनाने पर है, पर नियंत्रण इंसान के हाथ में रखने की कोशिश के साथ। ठीक है, ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। लेकिन जो दूसरा आइडिया है, एआई की दुनिया में युद्ध, वो इससे बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये हथियारों के बारे में कम और हमारे समाज के बारे में ज्यादा लगता है। सही कहा। इसका मतलब एआई से बने हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर में जंग लड़ना है जहां हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, यहां तक कि हमारी सरकारें भी सब एल्गोरिदम पर चल रही हैं। तो इस नई दुनिया में दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने का मतलब है उसके डेटा पर कब्जा करना। अच्छा। लेख में इसके कुछ हैरान करने वाले उदाहरण भी हैं, जैसे एक है डेटा पर प्रभुत्व। हाँ, मतलब आप दुश्मन के टैंक पर बम नहीं गिराते, बल्कि उसकी सैटेलाइट तस्वीरों से छेड़छाड़ कर देते हैं, या उसके लॉजिस्टिक्स एल्गोरिदम को गुमराह कर देते हैं, और नतीजा पूरी सेना ही भटक जाती है। और इससे भी आगे है वो नजरिए पर असर डालने वाला युद्ध। बिल्कुल। मार्च 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो डीप फेक वीडियो, हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जिसमें वो सरेंडर करने की अपील करते दिख रहे थे। यहाँ मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही लोगों का हौसला तोड़ देना था। ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब युद्ध का मैदान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में भी है। बिल्कुल। और फिर इसमें एक और पहलू है, एआई इकोसिस्टम पर हमला। ये क्या है? इसका मतलब है कि आप सीधे हथियार पर नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली टेक्नोलॉजी की रीढ़ पर ही हमला कर दो। जैसे आप दुश्मन की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को निशाना बनाते हैं या उसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर देते हैं। अच्छा। इससे होता ये है कि नागरिक और सेना या शांति और संघर्ष के बीच की जो महीन रेखा है वो पूरी तरह मिट जाती है। तो मतलब अब किसी देश की ताकत सिर्फ मिसाइल और टैंक नहीं रह गई है। नहीं, अब ताकत है आपकी डेटा संप्रभुता और सूचना को कंट्रोल करने की क्षमता। तो इन दोनों विचारों को एक साथ रखने पर तस्वीर क्या बनती है? इन्हें अलग अलग समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कोई देश अपना सारा ध्यान और संसाधन सिर्फ युद्ध में एआई पर लगाता है, मतलब बेहतर एआई हथियार बनाने पर, हाँ, तो वो एआई की दुनिया में युद्ध के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन आपके पावर ग्रिड्स, आपके बैंकिंग सिस्टम या आपके चुनावी प्रक्रिया के एल्गोरिथम पर ही हमला कर दे? बात तो सही है। इसीलिए दोनों मोर्चों पर तैयारी जरूरी है। हमारे स्रोत भारत के कदमों का भी जिक्र करते हैं, जैसे रक्षा एआई परिषद और रक्षा एआई परियोजना एजेंसी का गठन। हाँ,
कुछ कदम उठाए गए हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भारत को एआई के इस्तेमाल से जुड़े जो वैश्विक नियम बन रहे हैं, जी उनमें और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद ये है कि भविष्य की जंग वो देश नहीं जीतेगा जिसके पास सबसे घातक एआई हथियार होंगे, नहीं, बल्कि वो जीतेगा जो ये सबसे बेहतर तरीके से समझेगा कि एआई युद्ध की पूरी परिभाषा को ही कैसे बदल रहा है। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम्म अगर लेख कहता है कि अब राष्ट्रीय शक्ति का मतलब डेटा पर संप्रभुता और कंप्यूटिंग पर नियंत्रण है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नए दौर में किसी भी देश के लिए सुरक्षित होने का असली मतलब क्या है।